गो टू स्टेटमेंट होता है इसे जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम लिखा हुआ है, मतलब आपने मान लीजिए ये 4 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इस 4 लाइन के 5 लाइन के प्रोग्राम में यदि आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद और किसी दूसरी जगह पे पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। इसे आप कह सकते हो जंपिंग स्टेटमेंट। तो जैसे यहां से मुझे गो टू का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, और मुझे यहां से पहुंचना है नीचे इस जगह पे, इस जगह का मैं एक नाम दूंगा लाइक एबीसी, और यहाँ पे लिखूंगा एबीसी सेमीकोलन। बट बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो गो टू का स्टेटमेंट आप बनाएंगे, जो कि इसे हम लोग पोजीशन कह सकते हैं या फिर लेबल कह सकते हैं, लेबल और पोजीशन, कि गो टू से कहां पहुंचना है, एबीसी पे पहुंचना है। तो एबीसी को आप जो है एबीसी के आगे कॉलन लगाएंगे, और जब गो टू के आगे नॉर्मली एबीसी लिखेंगे तो आप सेमीकोलन लगाएंगे। मतलब जब ये पोजीशन बनाई जाएगी तो आपका सेमीकोलन नहीं लगेगा, कॉलन लगेगा। तो एक एग्जांपल के लिए प्रोग्राम छोटा सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई प्रॉब्लम आए, लाइक कुछ ब्रेक हो, कोई स्क्रीन वगैरह ना दिखे, तो आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो एक बार डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, सबको दिखने लग जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम छोटा सा भी बना रहे हैं, जिसमें हमने लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ में लिखा हेलो और लिख दिया हेलो 1। फिर एक और प्रिंटफ बनाया, इसमें लिख दिया मैंने हेलो 2। एक और प्रिंटफ बनाया मैंने, इसमें लिख दिया हेलो 3। तो हमने हमारे पास इस टाइम पे 3 लाइन है। मैं एक और लाइन लिखता हूं, प्रिंटफ हेलो 4। तो ये मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो कंपाइलर टॉप टू बॉटम की ओर चलता है। हमेशा जो हमारा कंपाइलर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जो जिस तरह से मेरा एरो बना हुआ है, तो कंपाइलर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से लाइंस को एग्जीक्यूट करते हुए, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए चलता है इस तरह से। तो जब हमारा कंपाइलर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो एक एक लाइन को सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो किसी भी लाइन को स्किप नहीं करता है, छोड़ता नहीं। तो यहाँ पे जब जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ लाइंस को ब्रेक करना है, लाइक आप चाहते हैं हेलो 1 के बाद में जो है आपका हेलो 4 सीधा प्रिंट हो जाए, तो इस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे गो टू के बाद एक आप लेबल का नेम देंगे। जो लेबल का नेम होता है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। पहले तो मैं ये कर देता हूं, इसको सेव करके एक बार इतने प्रोग्राम का आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको कि क्या आएगा, देन आप समझिए कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोग्राम 16 मैंने नाम दिया इसका, इस प्रोग्राम को रन कराया तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट आया हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 और हेलो 4। मतलब आपका 4 टाइम प्रिंटफ चला और एक एक करके चारों हेलो प्रिंट हो गए। फिर देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्ट 4th नंबर की लाइन एग्जीक्यूट हो, बीच की ये 2 लाइन छूट जाए। इस केस में लिखेंगे यहाँ पे गो टू, और गो टू के बाद लिखेंगे एक लेबल का नाम। जो ये लेबल का नाम है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने आइडेंटिफायर के नियम बताए थे कि कुछ नियम होते हैं किसी नाम को लेने के, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे जो पढ़ाया था ये, कि आइडेंटिफायर का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, आइडेंटिफायर में कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर ही अलाउड है। इनके अलावा कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल जो है अलाउड नहीं है। मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यहाँ गो टू के बाद लिखना होता है एक नाम।
जो कि आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया ABC, तो सेमीकोलन लगाना होगा आपको। फिर इस ABC को हमें किसी जगह पे बनाना पड़ेगा, तो जहां से जाना होता है और जहां पर जाना होता है, मुझे यहां पहुंचना है तो मैं यहां वो ABC बनाऊंगा और इसके बाद कॉलन लगा दूंगा। मतलब कि लेबल को या पोजीशन को बनाते समय आप कॉलन लगाएंगे, ठीक है, पोजीशन को या लेबल को बनाते समय आप कॉलन लगाएंगे, और गो टू लिखते वक्त आप नॉर्मली ABC सेमीकोलन लिखेंगे। मतलब गो टू लिखते वक्त आपको नॉर्मली लिखना है उस लेबल का नाम और सेमीकोलन। तो पिछले प्रोग्राम का आउटपुट आया था hello 1, hello 2, hello 3 और hello 4। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, रन कराया मैंने तो प्रोग्राम के आउटपुट में आता है hello 1 और सीधा hello 4। तो इसका मतलब ये होता है कि hello 1 के बाद अगर सीधा hello 4 आया है तो इसे ही कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। मतलब हम इस लाइन के बाद में जब गो टू चलता है तो हम सीधा इस लाइन पे जंप कर जाते हैं। मतलब ये लाइन जब चलती है तो ये लाइन हमें डायरेक्टली यहां पहुंचा देती है। बीच की लाइंस जो है हम लोग स्किप कह सकते हो करना, या कह सकते हो उसे जंप करना, दोनों ही चीजें आप कह सकते हो। इसे स्किप करना भी कह सकते हो या जंप करना। एक और तरह से गो टू का इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। कहीं डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए, आप चैट में लिखिए, मैं तुरंत उसको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इसके बाद गो टू जो स्टेटमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड जंपिंग, मतलब आगे की ओर जाना। एक को हम लोग कहते हैं बैकवर्ड जंपिंग, मतलब पीछे की ओर जाना। तो जो गो टू का लॉजिक मैंने बताया था, बैकवर्ड में भी वही रहता है, बस अंतर ये रहता है कि गो टू इस बार नीचे रहेगा और लेबल ऊपर रहेगा। पिछली बार जो है गो टू ऊपर था और लेबल नीचे था, तो मैं इसको एक्सचेंज करता हूं, लेबल यहां रहेगा और गो टू यहां रहेगा। एक बार ये प्रोग्राम बताते हैं, देन आपका हम क्वेश्चन सुनते हैं। देखिए, तो गो टू को मैंने उठा करके यहां पे रख दिया और ये ABC उठा करके मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। इस प्रोग्राम को पहले रन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। देखिए रन कराया तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही प्रोग्राम में ये बार बार प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि hello 1, hello 2 और hello 3 ये दो चीजें प्रिंट हो रही हैं बार बार। अगर आपको देखनी है तो मैं चेक करने के लिए इसको रोक देता हूं और आप ध्यान से देखिए क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे hello 1 और hello 1 नहीं है, hello 2 और hello 3 बार बार प्रिंट हो रहा है। देखिए hello यहां से लेकर के 2 और फिर यहां से लेकर के hello 3 बार बार प्रिंट हो रहा है और ये प्रिंट होता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बताता हूं आपको, पहले आप ये देखिए। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आपको, आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ हेलो 1 के जस्ट नीचे अभी इससे पहले गो टू ABC स्मॉल में लिखा था, इसमें हम कैपिटल में भी ABC लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो C प्रोग्रामिंग है वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से होता क्या है कि अगर आपने ABC यहाँ कैपिटल किया यहाँ पे, तो इसी टाइप का ABC आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। मतलब ये ABC, स्मॉल ABC और कैपिटल ABC को जो हमारा C का कंपाइलर है ये दो अलग अलग चीजें मानेगा, ठीक है। यस सर। तो ये केस और सर 0 to 9 के डिजिट भी लिख सकते हैं ना सर, कोई भी लिख सकते हैं। जिस नियम से वेरिएबल लेते हैं उन्हीं नियम से हम ये पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि ABC लिखा तो ABC 1 ले सकते हैं, यहाँ पे भी ABC 1 लेंगे, लेकिन आप जो है 1 ABC नहीं ले सकते। 1 ABC क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक नियम ये भी है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट से ही होनी चाहिए।
यस सर। ठीक है, तो देखिए ओके, थैंक यू सर। मैं बैकवर्ड जंपिंग करता हूं इसको फिर से अगेन। ये मैं गो टू यहां पे लिख दूंगा, एबीसी ऊपर लिख दूंगा। अब समझिए ध्यान से होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। होगा ये कि जब हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन करना जब स्टार्ट करेगा तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो वन आएगा, देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो ये लाइन है एबीसी वाली, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, बस ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। देन हेलो 2 एग्जीक्यूट होगा, हेलो 3 एग्जीक्यूट होगा, देन जो है गो टू चलेगा। जब गो टू चलेगा तो गो टू हमारे कंपाइलर को यहां से उठा करके ऊपर एबीसी पे पहुंचा देगा। जब एबीसी पे आएंगे तो वापस से कंपाइलर नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो फिर से हेलो 2 चलेगा, फिर से हेलो 3 चलेगा, फिर गो टू चलेगा, तो गो टू फिर से इसको ऊपर पहुंचा देगा। फिर हम नीचे को आएंगे, तो जितनी बार हम कंपाइलर से नीचे की ओर आएंगे उतनी बार गो टू हमको ऊपर भेज देगा। वापस ऊपर आएंगे, फिर कंपाइलर के डिफॉल्ट बिहेवियर की वजह से नीचे आएंगे, फिर गो टू हमको वापस भेज देगा। इस वजह से ये हमारा इसी के गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब ये एक तरीके से चलता ही रहेगा। देखिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंप्यूटर की मेमोरी फुल ना हो जाए, कंप्यूटर खुद इसको रोक ना दे। अभी तो मैंने खुद इसको रोका है, ये देखिए, ठीक है, मैं इसको रोक सकता हूं, वो अलग चीज है, लेकिन ये वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए चलता ही रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक कंप्यूटर की मेमोरी फुल ना हो जाए। कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हर एक प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन और मेमोरी साइज एलोकेट करता है कि इतना साइज ये जो है प्रोग्राम ले सकता है। उतनी मेमोरी जब फुल हो जाती है तो ये एंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, तो ये होता है बैकवर्ड जंपिंग। फ्रंट फॉरवर्ड जंपिंग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और बैकवर्ड जंपिंग में हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ असाइनमेंट आपको दिए थे, तो वो असाइनमेंट में जो असाइनमेंट था मैं ओपन करता हूं और आप बताइए कौन सा प्रोग्राम हो गया और कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 2 दिया था, तो आप चैट में बता दें कि आपने कौन कौन सा असाइनमेंट आपसे नहीं हो पाया। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर में था, अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर तो मैंने अभी बताया नहीं था, मैं अभी टर्नरी ऑपरेटर तुरंत बता देता हूं, फिर वो भी आप कर सकते हैं। 9 नंबर, बेटा 9 नंबर तो मैंने करवा दिया था खुद ही उस क्लास में उस दिन, कि डे का नेम प्रिंट करना था डे के नंबर के अकॉर्डिंग। 9 नंबर मैंने उसी दिन करवा दिया था। 10 नंबर में क्या था, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग स्विच केस। हाँ ये बता देंगे, ठीक है, तो हम 10 नंबर बताते हैं। 8 नंबर में था रिजल्ट। अच्छा मैंने उस दिन बताया भी था शायद, मैं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्विच केस से नहीं इफ एल्स से रिजल्ट निकालना है। ठीक है, 8 नंबर हम बताते हैं। 7 नंबर तो अभी अपने आप ही हो जाएगा जब मैं टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा दूंगा। और 10 नंबर हम बताते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है, इसे आप कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहां पे क्या होता है, ये इस तरह काम करता है, सबसे पहले लिखी जाती है कंडीशन, फिर लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा जाता है ट्रू ब्लॉक,
फिर कॉलन लगाया जाता है और लिखा जाता है फॉल्स ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि a ग्रेटर देन b, ये एक कंडीशन हो गई। फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रू होने पर क्या करना है और फॉल्स होने पर क्या करना है ये लिखा जाएगा। तो ट्रू होने पर क्या करना है, जैसे मैंने सोचा कि a बड़ा हो जाए, और फॉल्स होने पर क्या करना है, मान लीजिए b बड़ा हो जाए, ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, इसके पहले एक वेरिएबल और लिया जाता है, जैसे कि इंटीजर मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक कंडीशन चेक होगी कि क्या a बड़ा है b से। अगर कंडीशन सही हुई तो a की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी, अगर कंडीशन गलत हुई तो कॉलन के बाद वाला चलता है और b की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी। तो एक प्रोग्राम देखिए, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a और b नाम के, दो वेरिएबल लिए। a में मैंने 10 स्टोर किया, अभी के लिए मैं वैल्यू फिक्स कर रहा हूं, आप चाहें तो स्कैनफ लगा करके इनपुट भी करवा सकते हैं। स्कैनफ तो मैंने बताया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर a b, a में 10 वैल्यू स्टोर की, b में मैंने 20 स्टोर की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीजर मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b सेमी कॉलन। इससे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया इसमें जो ये पार्ट है, ये इसे हम लोग कहेंगे कंडीशन, और जो ये पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे ट्रू ब्लॉक, और जो ये पार्ट है इसे हम लोग कहेंगे फॉल्स ब्लॉक। तो अगर a ग्रेटर देन b ये कंडीशन अगर सही होती है तो ट्रू वाला चलेगा और a की वैल्यू उठ करके मैक्स में स्टोर हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है ये, तो b की वैल्यू उठ करके मैक्स में आ जाएगी, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद लिखा हुआ ब्लॉक चलेगा, ठीक है ना। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद लिखा हुआ ब्लॉक चलता है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या होगा। अब मैं प्रिंट कराऊंगा मैक्स को, प्रिंटफ मैंने लिखा मैक्स इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा मैक्स। तो ये मैक्स मैसेज है और ये मैक्स वेरिएबल का नाम है। तो प्रोग्राम को सेव किया, प्रोग्राम 17 नाम से प्रोग्राम को रन करवाया। देखिए आउटपुट में हमें आया मैक्स इक्वल्स टू 20। तो मैक्स इक्वल्स टू 20 क्यों आया, क्योंकि हमने जो है a में 10 लिया था, b में 20 लिया था। जब ये कंडीशन चेक करेगा कंप्यूटर, तो यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ कोड चलेगा, और अगर गलत होती है तो कॉलन के बाद लिखा हुआ कोड चलेगा। तो अगर कंडीशन जो है गलत हुई तो b की वैल्यू आई, क्योंकि a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दो नंबर में से बड़ा नंबर निकाल सकते हो। मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूं कि टर्नरी ऑपरेटर के इस्तेमाल से 3 नंबर में बड़ा नंबर का प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने 3 नंबर में बड़ा नंबर निकालने का एक प्रोग्राम बनवाया था। पहले मैं उसको ओपन करता हूं। तो देखिए यहां मैंने एक प्रोग्राम बनवाया था, 13 या 14 नंबर में होगा वो, हाँ 13 नंबर में होना चाहिए। ये देखिए, अब ये देखिए प्रोग्राम, ये मैंने एक प्रोग्राम बनवाया था, ये सामने ध्यान से समझिएगा इसको। और आप लोग अपने मोबाइल में चाहें तो अपने मोबाइल को रोटेट कर लें, रोटेट कर लेंगे अगर तो आपको डिस्प्ले फुल स्क्रीन में दिखाई देगी, और चैट का ऑप्शन आप तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोबाइल को रोटेट कर लीजिए अपनी सेटिंग को ऑन करके, तो मोबाइल रोटेट कर लेंगे तो आपको स्क्रीन जो है हमारी और क्लियर और बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन आप रोटेट कर लें
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने 3 नंबर में बड़ा नंबर निकालना था तो आपको याद है हम लोगों ने इतना कोडिंग किया था, जिसमें ये इफ लगाया था, फिर ये इफ लगाया था, इसका एल्स बनाया था, इसका एल्स बनाया था, फिर ये इफ और उसका एल्स बनाया था। मतलब हम लोगों ने करीब, ध्यान से देखें तो 30 लाइन के आसपास की कोडिंग की थी, तब जाकर के हम लोगों ने 2 नंबर में बड़ा नंबर, 3 नंबर में से बड़े नंबर निकाल पाए थे। मैं प्रोग्राम बनाता हूं कि फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा इंट वेरिएबल या ए बी और सी, 3 वेरिएबल लिए। प्रिंटफ में लिखा एंटर 3 नंबर्स, मैंने इस बार इनपुट कराने जा रहा हूं, लास्ट टाइम बिना इनपुट किए हम लोगों ने किया। परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी M% A कॉमा M% B कॉमा M% C। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब यहां पे हमें बस एक वेरिएबल लेना है, मैक्स इक्वल्स टू, मैक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, इसमें इन सभी में से बड़ा नंबर निकालना है हमें। तो बड़ा नंबर निकालना बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंडीशन लगानी है कि a ग्रेटर देन b, यदि a बड़ा हो b से तो क्वेश्चन मार्क लिखना है और लिखना है a। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि ट्रू, अगर ट्रू होने पे a अगर b से बड़ा हो तो a बड़ा हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। इस बार अगर a b से बड़ा है तो मतलब अगर ये बात सही है तो फिर से एक कंडीशन लगेगी कि a c से बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब भी कंडीशन लिखी जाती है। तो मैं एक चीज और कर देता हूं, जितनी कंडीशन लिखूंगा उनको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये भी बता कर देता हूं ताकि इजी टू रिमेम्बर रहे कि जितनी कंडीशंस हैं वो ब्रैकेट में होंगी। देखिए ध्यान से अभी, तो मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, फिर a ग्रेटर देन c, मतलब 2 कंडीशन लिखी कि a ग्रेटर देन b, अगर ये बात सही है तो क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ट्रू ब्लॉक, तो a ग्रेटर देन c चेक किया। अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो a सबसे बड़ा है। अदरवाइज मतलब एल्स में c सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a b से बड़ा है और a c से छोटा पड़ गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक कंडीशन है और एक यहां पे कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये सही है तो a बड़ा हो जाएगा, और अगर ये गलत है तो b बड़ा हो जाएगा, मतलब c बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर a c से छोटा है तो c सबसे बड़ा हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्राम ऐसे ही बनाया था। एक और कॉलन यहाँ पे लगेगा, ये जो कॉलन है मैंने बताया था, कॉलन का मतलब होता है फॉल्स ब्लॉक। ठीक है, तो ये वाला कॉलन लगा था इस कंडीशन का फॉल्स बनाने के लिए, और जो ये वाला मैंने कॉलन लगाया अभी, ये कॉलन लगा है इस कंडीशन का फॉल्स ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे कॉलन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लिखेंगे कंडीशन b ग्रेटर देन c, फिर क्वेश्चन मार्क b बड़ा अदरवाइज c बड़ा। बहुत सिंपल है। तो एक ही लाइन में हम 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि मैक्स नंबर इक्वल टू परसेंटाइल डी और मैक्स। सेव किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम 16 हो गया था, 17 हो गया, 18 नाम से रन कराया इसको। तो देखिए इस प्रोग्राम में हमें 3 नंबर इनपुट करने हैं। मैंने इनपुट किया 5, 9 और 2, तो देखिए आया मैक्स नंबर इक्वल्स टू 9। तो मैक्स नंबर इक्वल्स टू 9 आया, अपने आप ही एक लाइन में काम हो गया। यहाँ पे एक फायदा है, फायदा ये है कि अगर आप टर्नरी ऑपरेटर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कंडीशन लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है,
क्योंकि आप कंडीशन सारी एक ही लाइन में बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने इस प्रोग्राम में 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकाला है, इस प्रोग्राम में भी 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकाला है, लेकिन यहां कंडीशंस देखिए इतने बड़े हो जा रहे हैं। तो कुछ केसेस में टर्नरी ऑपरेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप कोई भी कंडीशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कंडीशनल लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम इधर बताया, ये रहा। फिर हमने बताया आपको 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम। अब आप जो मैंने टास्क में दिया था 4 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम, वो आप खुद से अगेन एक बार ट्राई करेंगे और उसको बनाएंगे, अगेन एक बार ट्राई करेंगे कि 4 नंबर में से आप बड़ा नंबर निकाल पाए। अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल फिर से आपको 4 नंबर में बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम बता दूंगा। मैंने 2 का बता दिया है, 3 का बता दिया है, 4 का आपको ट्राई करना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे आता हूं। तो 4 नंबर वाला प्रोग्राम आपको बनाना है। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से स्विच केस लिख दिया, ये इफ एल्स निकले। तो देखिए कैसे होता है, फिर भी बता देता हूं, अगर आपने जो है नहीं किया है तो ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग फिर ट्राई करेंगे एक बार। तो मैं बनाने जा रहा हूं प्रोग्राम हाउ टू, या फिर कह सकते हो प्रिंट स्टूडेंट रिजल्ट। तो किसी स्टूडेंट के रिजल्ट को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, सोचिए आप। कोई भी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले उसको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हमें ये पता करना होगा, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे #include stdio.h से, ठीक है। यहाँ पे हम मेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग, आप लोग जो है प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर आप कोई नोट कर रहा है या नोट्स बना रहा है तो बिल्कुल ना बनाएं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो नोट्स है, जितना भी मैं लिख रहा हूँ वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ ये भी मैं आपके ग्रुप में आज से भेज दिया करूंगा। तो आप जो है 1% टेंशन न लें कि आप जो है नोट्स बना रहे हैं, आप फोकस करें सीखने पे। दूसरी बात ये भी है कि जो वीडियोस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ये वीडियो तक आपको मिल जाएगा। आप फोकस करें सिर्फ सीखने पे। आप वीडियो को देख करके कभी भी दोबारा उस काम को कर सकते हैं, कभी भी दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। तो जो पहला काम है वो ये है कि आपको वेरिएबल लेने हैं कुछ। मेरा लॉजिक समझिएगा, आपको स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिंट करना है। तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसे प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के मार्क इनपुट लेने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिए 5 सब्जेक्ट के नाम से, शॉर्टकट में वेरिएबल लेता हूँ। तो मैंने वेरिएबल लिया सी के नाम का वेरिएबल लिया, सी का नंबर मान लीजिए, C++ के मार्क्स, HTML के मार्क्स, पाइथन के मार्क्स, जावा के मार्क्स 6 कर लेते हैं। तो मान लीजिए CSS के मार्क्स। तो मैंने ये जो है 6 वेरिएबल लिए। अब एक एक वेरिएबल में हम एक एक करके इनपुट लेंगे। तो मैंने लिखा एंटर मार्क्स ऑफ सी, एंटर मार्क्स ऑफ सी, स्कैनफ किया। स्कैनफ में लिखेंगे %d और %c, ठीक है। सेम तरीके से फिर से लिखेंगे एंटर मार्क्स ऑफ सी पीपी। तो स्कैनफ लगाया, %d लिखा, %c पीपी लिखा। तो ये देखिए सेम तरीके से जैसे हमने C और C++ के मार्क्स इनपुट कराए, सेम लॉजिक पूरा चलता चला जाएगा। और लिखेंगे हम एंटर मार्क्स ऑफ HTML, ठीक है, और स्कैनफ %d %HTML। ये वेरिएबल के नाम मैंने ऊपर ले रखे हैं।
printf enter marks of python, ठीक है। तो scanf परसेंटाइल d %, HTML नहीं, पाइथन। तो इस तरह से जावा और CSS के भी मार्क्स इनपुट करा लेंगे। मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एंटर मार्क्स ऑफ CSS, जावा करता हूँ पहले और यहाँ लिख देता हूँ जावा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ CSS, यहाँ पे लिखता हूँ CSS, ठीक है ना। तो लॉजिक देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने पहले 6 अलग अलग वेरिएबल लिए, फिर यहाँ पे मैंने C के मार्क्स इनपुट करवाए, C++ के इनपुट करवाए, HTML के इनपुट करवाए, पाइथन के इनपुट करवाए, जावा के इनपुट करवाए और CSS के इनपुट करवाए। एक एक करके सभी मार्क्स मैंने इनपुट करवाए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर वेरिएबल लूंगा और लिखूंगा टोटल इक्वल टू, टोटल मार्क्स निकालेंगे कैसे? टोटल मार्क्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे? टोटल मार्क्स निकालने के लिए सभी वेरिएबल्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर देंगे, मतलब कॉन्केटिनेट नहीं, ऐड कर देंगे। तो C प्लस CPP प्लस HTML प्लस पाइथन प्लस जावा प्लस CSS, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल निकल आएगा इस टोटल वेरिएबल में, ध्यान दीजिएगा। अब परसेंटेज निकालना है। वेरिएबल लिया इंटीजर परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाई, अब परसेंटेज सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, हैं कि आप पहले या तो मल्टीप्लाई करें 100 से और फिर डिवाइड करें 600 से, ये भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट जो है टोटल 100 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो फिर इस तरीके से परसेंटेज निकल जाएगा। अब मैं एक बार सब कुछ प्रिंट करता हूं, तो मैंने एंटर लिया और यहाँ पे प्रिंट करना स्टार्ट किया, 2 बार एंटर ले लिया और यहाँ मैंने प्रिंट किया मार्क्स ऑफ C इक्वल टू परसेंटाइल D, C। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने 2 बार n लगा रखा है, 1 बार लगाते हैं। शुरुआत में बस 2 बार लगाएंगे, फिर 1 बार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा CPP, यहाँ लिखा HTML, यहाँ लिखा पाइथन, यहाँ लिखा जावा, यहाँ लिखा और लिखा मैंने CSS। अकॉर्डिंगली सभी के वेरिएबल चेंज कर देंगे, CPP, HTML, पाइथन, जावा एंड CSS, ठीक है। सभी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। एक बार मैं इतने को प्रोग्राम को रन करवाता हूँ कि प्रोग्राम जो है प्रिंटफ की वजह से थोड़ा लंबा होता जाएगा, लेकिन प्रोग्राम में कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे कि प्रोग्राम बहुत आसान है कि सबसे पहले 6 सब्जेक्ट के लिए 6 वेरिएबल लिए गए, फिर एक एक वेरिएबल में सभी वैल्यू का इनपुट लिया गया, फिर टोटल निकाल लिया और परसेंटेज निकाल लिया, फिर सभी मार्क्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। रन कराते हैं इसको, आउटपुट देखिए क्या आया ऑप्शन, एंटर मार्क्स ऑफ C। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए हमें। बाकी मैं प्रोग्राम देखिए रन कराता हूं तो आया एंटर मार्क्स ऑफ C। मैंने इनपुट किया, C के मार्क्स आए 60, फिर आया CPP तो मैंने डाल दिया 80, HTML के मैंने डाल दिया 66, पाइथन के मैंने डाल दिया 73, जावा के मैंने डाल दिए 89, CSS के मैंने डाल दिए 45। तो देखिए जितने मैंने मार्क्स जिसके इनपुट किए सभी के यहाँ पे मार्क्स जो है प्रिंट हो चुके हैं। अब प्रिंट होने के बाद में हम यहाँ पे टोटल प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी printf \n 2 बार लगा दिया, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटाइल D, और किस वेरिएबल में है टोटल, टोटल नाम के वेरिएबल। फिर प्रिंट करेंगे परसेंटेज कितने आए, परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटाइल D, PER नाम का ऊपर मैंने वेरिएबल लिया था, ये देखिए
तो एक बार फिर रन कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। सी के मार्क्स में डाल दिए 55, मैं इजी तरीके से डाल रहा हूँ 55, 66, 77, 88, 55, 77। तो देखिए ध्यान से, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट हुए, फिर टोटल मार्क और परसेंटेज प्रिंट हो गया। अब हमें निकालना है डिवीजन, चाहते हैं कि डिवीजन भी निकल जाए। तो देखिए डिवीजन कैसे निकालेंगे। देखिए डिवीजन निकालने के लिए इफ लगाना पड़ेगा आपको। यहां पे लिखा मैंने इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो प्रिंट हो जाए डिवीजन इक्वल्स टू फर्स्ट। ठीक है, एल्स फिर से इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो प्रिंट हो जाए डिवीजन इक्वल टू सेकेंड। एल्स फिर से इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो प्रिंट हो जाए थर्ड डिवीजन। एल्स फिर से इफ, या फिर यूं कह लो, अब डायरेक्ट एल्स लिख सकते हैं, और अगर वो थर्ड डिवीजन भी नहीं आया तो लिख के आ जाए फेल्ड। अब देखिए ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है, ध्यान दीजिए ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है। इसको मैं रन कराता हूं एक बार, तो देखिए यहां पे एक एरर आती है। ओके, PER वेरिएबल गलती से मिट गया था, दोबारा से रन कराऊंगा मैं इसको। आउटपुट में आया एंटर मार्क्स ऑफ सी। तो मान लीजिए आपके सी में आए 58 नंबर, C++ में आपके आए 63 नंबर्स, HTML में आए आपके 75, पाइथन में आपके आए 78, जावा में आपके आए 98, CSS में आपके आए 91। ये मार्क्स आपके आए। ये मार्क्स इनपुट करते ही जैसे ही हम एंटर करेंगे, तुरंत आपकी मार्कशीट का पूरा डेटा, मतलब पूरा डेटा का मतलब ये है कि जितना भी आपका डेटा है, जैसे कि आपके सभी मार्क्स प्रिंट हो गए, टोटल मार्क्स प्रिंट हो गया, परसेंटेज प्रिंट हो गया, यहाँ पे एक एंटर होना चाहिए था, फिर डिवीजन आता तो और अच्छा लगता। लेकिन देखिए काम कर रहा है। एक मैं फेल वाला डिवीजन ट्राई कर लेता हूँ, तो फर्स्ट डिवीजन आया, मैं एक फेल वाला डिवीजन ट्राई करता हूँ। देखिए मैंने इस बार नंबर डाला किसी 23, 22, 45, 34, 12 और मैंने डाल दिया 18, ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये सभी मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स इतने आए, परसेंटेज इतना आया और डिवीजन इतना आया। डिवीजन देखिए फेल्ड आया, परसेंटेज 25 आ गया। तो इस तरह से आप जो है एक रिजल्ट बनाने का प्रोग्राम बना सकते हैं कि टीचर को एज अ टीचर सिर्फ और सिर्फ डालना पड़े स्टूडेंट के मार्क्स और उसका टोटल कैलकुलेट होकर के सब कुछ आ जाए, कि उसका डिवीजन, उसके टोटल सब कुछ आ जाएगा, परसेंटेज। तो ये है प्रोग्राम, समझिए ध्यान से। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने सबसे पहले मैंने लिए थे सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक वेरिएबल, फिर मैंने इनपुट लेने का कोड लिखा था, एक एक करके सब्जेक्ट में मैंने इनपुट ले लिया था, फिर मैंने टोटल निकाल लिया, फिर मैंने परसेंटेज निकाल लिया, फिर मैंने सभी सब्जेक्ट के मार्क प्रिंट कर दिए, फिर मैंने सभी टोटल मार्क और परसेंटेज प्रिंट कर दिया, फिर मैंने डिवीजन निकाला इफ की मेथड से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया। प्रोग्राम जो हमारा था 8 नंबर का। ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं 10 नंबर का जो प्रोग्राम है वो बताता हूं। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो लिखें, अदरवाइज अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बताएं। कोई डाउट हो तो बोलिए। थोड़ा सा प्रोग्राम है एकदम। नो यस, कंफ्यूजन हो गया मेरे लिए भी। आपने नो बोला कि यस बोला? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये प्रोग्राम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का, बहुत आसान है, बनाइएगा। मैंने वहां गलती से स्विच केस लिख दिया था, ये इफ एल से बनेगा। ठीक है,
तो इसके बाद देखिए अगला प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का टॉपिक क्या है समझिए। प्रोग्राम में करना क्या है हमें, प्रोग्राम ये है, पढ़िए इसको। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग स्विच केस। मैंने आपको उस दिन इस बारे में बताया भी था कि यूजर जो है 2 नंबर पहले इनपुट करे, 2 नंबर इनपुट करने के बाद उसमें मुझे क्या करना है, लाइक एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, ये भी यूजर खुद चूज करे और उस हिसाब से काम हो। तो देखिए फिर एक प्रोग्राम, तो नया प्रोग्राम बनाया, ये है, इसे हम लोग कह सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। ये स्विच केस से ही बनेगा। हैश इंक्लूड stdio.h। प्रोग्राम को टुकड़ों में बनाएंगे, ध्यान देते रहिएगा, मैं एक एक पीस को रन कराऊंगा जितना बनता जाएगा। तो मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर a और b, 2 नंबर। यूजर को मैंने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैनफ किया, यहां लिखा %d और लिखा यहाँ पे m%a। फिर प्रिंटफ लगाया और लिखा एंटर सेकेंड नंबर। ये आपको सभी को आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बता सकते हैं। एंटर सेकेंड नंबर, %d लिखा स्कैनफ में और m%b लिखा। अब मुझे क्या करना है यहाँ, अब यहां पे मुझे यूजर को 5 ऑप्शंस देने कि अगर आप 1 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, 2 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, 3 बटन दबाएंगे तो क्या होगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे 2 बार, पहले मैंने एंटर लगा लिया, फिर लिखा मैंने प्रेस 1 फॉर एडिशन, मतलब 1 नंबर बटन दबाइए अगर आपको एडिशन करना है। फिर मैंने लिखा प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। फिर मैंने लिखा प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने लिखा प्रेस 4 फॉर डिवीजन। फिर मैंने लिखा प्रेस 5 फॉर रिमाइंडर या मॉडुलस। ठीक है, एक बार इतने प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए एक बार मैंने इतने प्रोग्राम को रन कराया तो आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले पहला नंबर मांगा जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाल दिया 5। फिर मैंने एंटर किया, ऑप्शन आया एंटर सेकेंड नंबर, मैंने डाल दिया 2। फिर आया देखिए प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस 5 फॉर रिमाइंडर। मतलब यूजर अब जो बटन दबाए उस हिसाब से काम हो। तो मैंने यहाँ पे एक और प्रिंटफ लिखा इसमें एंटर, 2 बार एंटर लगा लिया, लिखा एंटर योर चॉइस। चॉइस जो होगी यूजर की वो हम इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ पे स्कैनफ लगाएंगे, ऊपर एक और वेरिएबल लेंगे ch नाम का, ch नाम के वेरिएबल में इनपुट करा लेंगे %d, m%ch। तो ch में हमारे पास आ जाएगा कि यूजर ने क्या इनपुट किया। फिर यहाँ लिखेंगे एक वेरिएबल और लेंगे रिजल्ट नाम का। तो मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच ch क्यों पास किया, क्योंकि उसको यूजर को अगर एडिशन करना होगा या मल्टीप्लिकेशन करना होगा या रिमाइंडर निकालना होगा तो वो जो अपनी चॉइस इनपुट करेगा वो ch में इनपुट करेगा। तो ch मैंने स्विच में पास कर दिया। अब केस 1, मतलब कि अगर यूजर प्रिंट इनपुट करता है 1 तो आए रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट होकर के आए
एडिशन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी कॉमा रिजल्ट। बहुत सिंपल है। सेम तरीके से केस टू में रिजल्ट इक्वल्स टू a माइनस बी और प्रिंटफ में आए सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और यहां पे लिख के आएगा रिजल्ट। ठीक है, फिर ब्रेक हो जाए केस 3 रिजल्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी प्रिंटफ और यहां पे लिख के आए मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी रिजल्ट। फिर ब्रेक हो जाए, फिर लिख कर क्या है केस 4 में रिजल्ट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b और प्रिंटफ में लिख कर क्या है डिवीजन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और रिजल्ट। तभी मैं सेम काम देखिए कर रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। 5 जब यूजर अगर इनपुट करता है तो रिजल्ट इक्वल टू a मॉडुलस b और यहां पे प्रिंट हो जाए रिमाइंडर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और रिजल्ट। ब्रेक हो जाए। अब एक डिफॉल्ट बना देते हैं। डिफॉल्ट का मतलब यहां पे लिख दिया मैंने इनवैलिड चॉइस। ठीक है ना, देखिए प्रोग्राम बन गया हमारा। तो 5 केस बने क्योंकि यूजर को हमने 5 ऑप्शन दिए थे। सेव किया, रन करवाया हमने और देखिए आउटपुट में आया एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे तो मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया 10, एंटर किया। फिर आया एंटर सेकंड नंबर, फिर मैंने इनपुट किया 20, तो 10 और 20 मैंने इनपुट किया। आगे ऑप्शन आया प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस 5 फॉर रिमाइंडर। तो मैंने इनपुट कर दिया कि 1 मतलब एडिशन, तो एंटर किया तो देखिए ऑप्शन आया एडिशन इक्वल्स टू 30। मतलब मैंने जो चूज किया वही काम हुआ। इस बार दूसरा चूज करते हैं। रन किया प्रोग्राम को, मैंने इनपुट किया 5 और 7, मैंने प्रेस किया 3 का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए आया मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 35, तो 5 इंटू 7 35 आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम बनाना था। तो आप एक बार प्रोग्राम को देखिए, समझिए और कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। कोई डाउट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए। और लॉजिक समझिए यहाँ पे क्या किया है, कैसे किया है। रिजल्ट वाला जो प्रोग्राम है बेटा, उसमें परसेंटेज को आप फ्लोट टाइप का बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इंट टाइप कर लिया, आप उसको अगर फ्लोट कर देंगे तो परसेंटेज फ्लोट में आने लग जाए, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंस में मतलब फ्लो में मैंने इंट ले लिया होगा, फ्लोट भी आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बताइए इसमें कि इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है ये। सबसे पहले 2 नंबर इनपुट हो रहे हैं, देन आपका ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, उसके बाद में आपको चॉइस पूछी जा रही है। फिर जो आप चॉइस चूज करेंगे, स्विच क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और उस चॉइस वाला काम हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात ये है, एक बात मुझे पूछनी थी आप लोगों से
कि आप लोग इवनिंग टाइमिंग क्यों रख रहे हैं। इवनिंग टाइमिंग में आप ही लोगों के कई इश्यूज आएंगे। आज आप लोगों का डेटा वगैरह अगर खत्म हो जाया करेगा तो आपकी क्लास निकल जाया करेगी, छूट जाया करेगी, प्रॉपर आपको आवाज नहीं आया करेगी। मॉर्निंग में क्या रहेगा, मॉर्निंग में इस तरह की दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मॉर्निंग में आपका डेटा पूरा रहता है, आपका जो है प्रॉपर जो है कनेक्शन रहेगा और अच्छे से आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और मुझे लगता है मॉर्निंग में कॉलेज की क्लासेस भी नहीं चलती हैं। तो आप लोग मॉर्निंग में मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताइए। सर मॉर्निंग में कितने बजे से कितने बजे तक? आप जो बताएं टाइमिंग, सुबह 7 बजे से लेकर के आप उसके बाद कोई भी टाइमिंग आप बताएं, 2 घंटे की क्लास चलेगी। सर 7 से 9 फिर ठीक है। सभी लोग इस टाइम पे हैं तो बताएं, यस सर। बताइए। सर 7 से 9 मॉर्निंग टाइम ठीक है सर। आप में से सभी लोग हॉस्टलर्स हैं या बाहर से भी हैं कुछ स्टूडेंट्स? मतलब मेरे कहने का ये, अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो आपको कॉलेज पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाहर से हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए हो, भाई क्लास के बाद में कॉलेज भी पहुंचना है। सर हॉस्टलर है, हॉस्टलर मैक्सिमम है इसमें और डे स्कॉलर है सर, कुछ थोड़े बहुत हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए अगर मैनेज हो जाए तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग ज्यादा सही रहेगा, अगर आप लोग चाहें तो। वरना हमें इवनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इवनिंग में आपका क्लास चल ही रहा है और रेगुलर चल सकता है। सर बस इवनिंग में ही ठीक है। हाँ सर इवनिंग में ही मॉर्निंग में ठीक है। देखिए इवनिंग में, हाँ बताओ बताओ बताओ। जैसे मॉर्निंग में सही रहेगा। देखिए आप लोग एक बार और आज आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपस में बात करके, आराम से जैसा आप लोग चाहेंगे। लेकिन अगर इवनिंग में रहेगी क्लास तो हम आपको बता देते हैं, इवनिंग में जो क्लास रहेगी तो फिर आपकी 6 से 8 नहीं रहेगी कल से। तो कल से जो इवनिंग में क्लास रहा करेगी वो 5 से 7 रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 बजे हमारा ऑफिस क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं मेरी? मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग में इसलिए अर्ली मॉर्निंग में ले सकता हूँ, ऑफिस तो मेरा 10 बजे ही खुलता है, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास है तो मैं घर से भी ले सकता हूँ। इसलिए मैं मॉर्निंग में बोल रहा था कि मॉर्निंग में चाहे 7 बजे भी आप कहेंगे तो मैं क्लास आपकी ले सकता हूँ। लेकिन इवनिंग में फिर 5 से 7 चला करेगी क्लास। तो मॉर्निंग में आप चाहें तो 7 से 9, 8 से 10 या फिर 9 से 11, जो आप चाहेंगे 2 घंटे का स्लॉट, आप जो टाइम चाहें वो हम टाइम कर देंगे। और इवनिंग में अगर चलेगी तो फिर 5 से 7 चलेगी, क्योंकि 7 बजे बंद होता है और फिर मुझे घर पहुंचने में जो है कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो फिर उसके बाद में फिर आप ज्यादा रात हो जाएगी पढ़ाने में। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग में सही है सर। मॉर्निंग में मैं बोल तो रहा हूँ, मॉर्निंग में सही है। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे मैंने इसीलिए आज की क्लास के लिए नहीं रोका आप लोगों को, क्योंकि आज आप लोगों ने डिसाइड किया था कि चलिए 6 बजे करेंगे। वो भी मेरा टाइम नहीं था, आपके लोगों ने शायद आपस में बात की होगी। तो मुझे टाइम 6 बजे बोला था कुछ स्टूडेंट्स ने, तो मैंने 6 बजे फिर क्लास ली आज। लेकिन कल से अगर शाम को रहेगी तो मुझे शाम को भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 5 से 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस जब क्लोज होता है तो फिर घर पहुंचना पड़ता है। लेकिन सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी तो फिर मैं अपने ऑफिस थोड़ा लेट भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग टाइमली होती है ऑफिस की है, ओपन करने में ऑफिस ओपन हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा लेट भी आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लेट जा नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस क्लोज करने के लिए अलग लोग हैं जो क्लोज करते हैं, है ना। तो हाँ, आप लोग वो कल से आपको डिसाइड करना है। और हम लोग जो है डेली 2 घंटे आपको टाइम देना है हमें, मतलब मॉर्निंग में इवनिंग में। आप लोग आज फिर एक बार तय कर लीजिएगा। अगर मॉर्निंग में रहेगा तो मुझे आप बस अभी 1-2 घंटे बाद रात में बता देना है, मैसेज डाल देना ग्रुप में कि जो है मुझे हम लोग मॉर्निंग के इस टाइम पे रेडी हैं। और अगर इवनिंग में रहेगा तो फिर इवनिंग में हम कल 5 बजे तो लेंगे क्लास। ठीक है, और आज की क्लास इसीलिए मैं रोक रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि आज 1 ही घंटे क्लास हो पाएगी,
क्योंकि अभी 7:15 बज रहा है करीब है और क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, सब निकल रहे हैं, तो फिर मुझे भी निकलना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं रुक सकता। तो ये चीज है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो है, आप लोगों में से मुझे 2 लोगों ने फीस सबमिट की थी, वो 2 लोग के मेरे पास नाम लिखे हुए रखे हुए हैं, लेकिन वो 2 लोगों ने जो फीस सबमिट की थी वो 45 थी, जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग के हिसाब से थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैंने जो फीस तय की है, वो अगर पूरी ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन ही चलनी है आगे, अगर आप कोई दिक्कत नहीं है आगे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फीस 3000 रुपए रहेगी, जो फीस आप लोग अब विदिन 2 दिन में जमा कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को मतलब मेरे अकॉर्डिंग हमारी ट्रेनिंग चलते हुए 1 वीक से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन कुछ एक छुट्टी रही, 2 छुट्टी पड़ गई बीच में, और 1 दिन सैटरडे को क्लास ब्रेक हो गई। बाकी अब ऑनलाइन है, तो अब क्लास डेली चलाएंगे हम लोग, जब भी छुट्टी भी रहेगी तो भी क्लास चला करेंगे, ताकि जो है आसान आपकी ट्रेनिंग जल्दी हम खत्म करवा पाए। जो फीस है आप लोग मेरे उसी व्हाट्सएप नंबर पे या अकाउंट नंबर हम भेज देंगे, उसमें आप लोग भेज सकते हैं, और आपका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग का ऑनलाइन हो ही चुका है। तो आप लोग कोशिश करिए, मैक्सिमम आप 2 दिन के अंदर फीस जमा करवा दीजिए। जिन 2 लोगों ने एक्स्ट्रा फीस सबमिट कर रखी है, वो लोग दोनों लोग आपस में मिल करके ये तय कर लें कि किसी एक तीसरे स्टूडेंट की फीस हम उसी में एडजस्ट कर देंगे, मतलब 3-3 के हिसाब से तीनों लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। तो कोई एक स्टूडेंट चूज कर ले, जिन 2 लोगों ने फीस सबमिट की है उन लोगों को हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो लोग हैं वो अपनी फीस आज नहीं, आज से 2 दिन बाद, कल ट्यूसडे और परसों वेंसडे तक मैक्सिमम आप लोग की फीस आ जाए। आज 28 है, तो 30 तारीख तक आप लोग की फीस सभी लोग की आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से हम लोग क्लासेस नहीं करा सकते हैं कि हम क्लासेस कराते रहें, और हमारी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती है। मतलब हमारा लोग का जो हमारे बिजनेस जो है, जो हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, जो तरीका है, जो कल्चर है, वो ऐसा नहीं है। तो बाकी आप लोग का डिसीजन है, और क्लासेस के लिए टाइमिंग डिसाइड कर लीजिएगा। इवनिंग रहेगा तो मेरे हिसाब से रह पाएगा 5 to 7, मॉर्निंग रहेगा तो जो आप चूज करेंगे उस टाइम में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक चलेगी। कल हम लोग, आप मुझे रात में बता दीजिएगा किस टाइम पढ़ाना है, मॉर्निंग या इवनिंग, मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूंगा, और आपकी क्लासेस रेगुलर 2 घंटे उसी टाइम पे फिर चला करेंगी। टाइमिंग फिर बार बार चेंज नहीं होगी। बाकी आपके कोई डाउट हो तो बताएं हमें। हाँ बोले बेटा, बोल बेटा। जो हम लोगों ने फीस पेमेंट की थी, हाँ 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 तो सर मैंने और दीपिका ने 4500 पे की थी फीस। हाँ, तो मैंने कहा कि उसके लिए आप किसी और स्टूडेंट को उससे फीस ले लेना, आप जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता हो, मुझे तो देगा ही वो, आप उससे ले लेना अपने पैसे, और उसकी फीस हम आपकी फीस में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, वो आकृति मिश्रा की फीस आप एडजस्ट कर लीजिए उसमें। आकृति मिश्रा? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग मुझे 1 घंटे से 2 घंटे में आज रात में ही टाइमिंग जरूर बता देना कल के लिए, आपस में बात करके, जो 2-3 लोग बाहर के स्टूडेंट हैं और बाकी लोग तो हॉस्टलर्स ही हैं, तो आपस में डिस्कस कर लो। जो टाइम चाहोगे मैं उस टाइम अवेलेबल हूँ, लेकिन इवनिंग अगर रहे तो ध्यान रखना 5 से 7 ही रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग Good evening, sir. ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. Thank you, sir. थैंक यू। ओके, कॉल कट कर सकते हैं आप लोग।